Students, good morning. It's Nidhi Katyal, Dr. Nidhi Katyal here, and I will teach you now the land resources. Land resources, which are also known as भूमि संसाधन या मृदा संसाधन, और ये this topic is from the second unit, sixth chapter. I hope you are seeing the videos and having the doubts in the offline classes. Now, what is land? As you know, the soil or land is the resource which is basically soil or land is a resource which is basically utilized by each of the living organism. जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रहते हैं वो बिना सॉइल के तो रह ही नहीं सकते बेटा. तो सॉइल रिसोर्सेज या लैंड रिसोर्सेज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, हम लैंड पे रहते हैं. तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और हैव अ व्यू कि व्हाट इज़ लैंड. लैंड में क्या होता है, मिट्टी जो होती है बेसिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ लिथोस्फियर. लैंड इज़ द पार्ट ऑफ लिथोस्फियर. लिथोस्फियर जो हमारा जो टॉप लेयर होती है हमारी अर्थ की, उसको हम लिथोस्फियर बोलते हैं. लिथोस्फियर में रॉक्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लेयर्स हैं लैंड की. तो इट इज़ द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लिथोस्फियर. और लैंड या सॉइल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमें फ्री में मिल रहे हैं, बट हम एक्सप्लोइटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, विद द इंक्रीज इन टाइम, द लैंड रिसोर्सेज आर नाउ इन थ्रेट. वो बहुत ज़्यादा थ्रेट में है, उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है. सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कब पड़ता है, जब हम क्या करते हैं, लैंड रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं. हम देखो घर बनाते हैं, या जो हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, या हम क्या एयर में रह सकते हैं. कैन वी लिव इन द एयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? नॉट. वी आर नॉट एन एरियल एनिमल. तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो स्लीपिंग से हैं, रहने से, खाने से, कोई भी चीज़ रिलेटेड है, वी आर यूजिंग द लैंड. और लैंड हमें फ्री में मिल रहा है, बट अब हमने इसको क्या बना लिया कि हम अपना घर बनाते हैं तो हम खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं कुछ. बट लैंड जो है एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें हम कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी हम लैंड पे कर सकते हैं. तो लैंड इज़ द बेसिकली अ रिसोर्स which is utilized by the human beings or plants and or any other living organism on the earth for their activity. हम उसको अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, बट विद द टाइम स्पेंडिंग वी आर मेकिंग इट वेरी हार्मफुल फॉर अस. बिकॉज हो क्या रहा है कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर रहे हैं लैंड के अंदर. हम जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं या हम रहते हैं, उसी को ख़राब कर रहे हैं. तो मतलब एक तरीके से ये मान के चलो कि हम अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं. हम लैंड को ख़त्म करते जा रहे हैं, लैंड रिसोर्सेज को मिनिमाइज़ कर रहे हैं. तो ये जो लैंड रिसोर्सेज है ये आगे आने वाले टाइम में हमें मिलेंगे ही नहीं. अभी अब आप देखा होगा दिल्ली या बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो चेंज हो गया है. वहाँ पे क्या करते हैं, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, क्योंकि लैंड है ही नहीं. पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से वो छोटे छोटे लैंड में उन्होंने बड़े बड़े मैनिपुलेशंस कर लिए हैं, बड़े बड़े मतलब ऐसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूटिलाइज़ कर कर उसी एरिया को वो स्पेस बनाकर लिविंग के लिए या अदर एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज़ करते हैं. तो लैंड रिसोर्सेज बेसिकली यूटिलाइज़ होते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ में. ठीक है, तो वो लैंड रिसोर्सेज पढ़ेंगे, मतलब हम डिटेल में कि लैंड क्या है, लैंड के क्या क्या फ़ायदे हैं और लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. उसके बाद है सॉइल प्रोफाइल, जो इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं, कंटेंट्स हैं, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ. फिर है सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल यानी मिट्टी कैसे है, मिट्टी कैसे बनती है और मिट्टी के अंदर क्या क्या लेयर्स हैं. तो वो जो लेयर्स हैं 4-5 लेयर्स हैं, वो डिटेल में मैं डिस्कस करूँगी विद डायग्राम. देन वी हैव द फंक्शंस ऑफ सॉइल. फंक्शन ऑफ सॉइल क्या क्या हैं, क्या क्या फंक्शन है, वो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मिट्टी के क्या फंक्शन हैं. जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वो हमारा बाइंडिंग करके रखता है, बाइंडिंग करने की वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं, या हम अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. फंक्शंस में आएगा वो सब. ठीक है बेटा, फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे सॉइल के. नेक्स्ट है कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल मेथड्स. इसमें हम कंट्रोल मेथड्स को पढ़ेंगे. देन सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल इरोजन टेक्निक्स क्या क्या हैं, उनमें विंड इरोजन या वाटर कोज इरोजन दोनों हम डिस्कस करेंगे. एंड द डेजर्टिफिकेशन. देन लैंड एज ए रिसोर्स. हम लैंड को रिसोर्स क्यों लेते हैं बेटा,
तो ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि ये ऐसा रिसोर्स है जो हमारी हर एक्टिविटी में यूज़ होता है। विदाउट लैंड हम एक्टिविटीज़ कर ही नहीं सकते, हम जी ही नहीं सकते, हम एयर में नहीं रह सकते, हम वाटर में नहीं रह सकते। वी डोंट हैव गिल्स, वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट टू लिव और सर्वाइव इन द वाटर। सो लैंड के बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो बेसिक रिसोर्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप घर भी बनाने हैं तो आप मिट्टी से बनाओगे तो बिकॉज दैट इज़ अ जो ईट है, जो ब्रिक्स हैं वो भी लैंड से बन रही हैं, उसके बिना तो मिट्टियाँ आपके घर भी नहीं बन सकते। या आपके जैसे अगर आप कहोगे लकड़ी के दरवाजे, तो लकड़ी कहाँ से आ रही है? पेड़ों से, फॉरेस्ट से, वनों से आ रही है, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फर्नीचर है या आप मेटल्स की बात करो, मिनरल्स की बात करो, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल वो भी हमें सॉइल से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। धातुएं जैसे कॉपर है, जिंक है, मेटल्स हैं, प्लास्टिक, कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो हम अर्थ से ही ले रहे हैं। रॉ मटेरियल हमारा अर्थ से ही आ रहा है, चाहे वो हमारे पास गोल्ड, सिल्वर है या प्लेटिनम है या जो भी लाइमस्टोन है, कैल्शियम है, जिप्सम है, कैल्साइट है, या स्टोन्स हैं, पत्थर हैं जो आप घरों को सजाते हैं, या वो सब चीज़ें हमारे को कहाँ से मिल रही हैं? शेल्स हैं, वो सब हमारी लैंड से आ रही हैं। विदाउट लैंड वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमारा क्या, हर सब्सटेंस है, फ्यूल है। फ्यूल क्या है? अब देखो, हम बिना हम कहते हैं कि हाँ जब हम कहीं भी जाना हो हम जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पता है फ्यूल चाहिए। फ्यूल क्या होगा? आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होगा, जो अर्थ के अंदर है वो हम उसको निकाल कर यूटिलाइज़ कर रहे हैं और अर्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो हम कौन कौन से हम फ्यूल्स को निकालते हैं, उनको बोलते हैं मिनरल ऑयल्स। बेसिकली हमारे 3 मिनरल ऑयल्स हैं जिनको हम बेसिकली यूटिलाइज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसमें हम पेट्रोल को यूज़ करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन है, ये सब हम यूटिलाइज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में और ट्रांसपोर्टेशन में और अदर एक्टिविटीज़ में हम इनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी हैव गैसेज ऑल्सो। सो दैट इज़ सिंथेटिक गैसेज होती हैं, कुछ पेट्रोलियम गैसेज होती हैं, जैसे आप एलपीजीज़ वगैरह हैं, सीएनजी वगैरह है। दीज आर ऑल्सो वेरी मच यूटिलाइज्ड इन नाउ डेज़। आप जितने भी व्हीकल्स हैं वो सीएनजी रन है। अगर आप दिल्ली चले जाएँ या आजकल फरीदाबाद में, या फिर आप यहाँ पे अगर गुड़गांव के आसपास की बात करें तो हर जगह सीएनजी स्टेशंस, फिलिंग स्टेशंस हैं। रोहतक में भी 3 फिलिंग स्टेशंस हैं सीएनजी के। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में सीएनजी भी बहुत यूज़ हो रहा है। और एलपीजी के बिना तो हमारे घर का खाना ही नहीं बनेगा, क्योंकि अब तो चूल्हों वाली रोटी भी पुरानी होगी ना बहुत सारे लोगों को। अब तो हम क्या करते हैं, एलपीजी का यूटिलाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो फ्यूल के तरह यूज़ कर रहे हैं हम। फिर क्लोथिंग है, कपड़े कहाँ से आते हैं आपके पास? क्लोथिंग है या लैंड के अंदर जो भी शेल्टर वेल्टर है वो सब आपका कहाँ से आ रहा है? वो भी हमारा लैंड से आ रहा है। एंड आफ्टर दैट वी हैव द सोर्सेज ऑफ फूड। मैंने बताया था अभी आपको, प्लांट्स किस में ग्रो करते हैं? प्लांट्स हमारे लैंड में ग्रो करते हैं, तो प्लांट्स इज़ एज ए सोर्स ऑफ फूड। देन हम काम कर रहे हैं, कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, वो भी हम वहाँ पे कर रहे हैं। देन वी आर ऑल्सो यूजिंग द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम एग्रीकल्चर नहीं होगी तो क्या हमारी देश की इकोनॉमी होगी? तो 70% वी आर डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर। बिना एग्रीकल्चर के, बिना ऑयल्स के, बिना मतलब हम सोच सकते हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के अपनी लाइफ को। फिर उसके बाद है फॉरेस्ट्री है, ग्रेजिंग है, फ़िशिंग है। फ़िशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ऐसे एरियाज़ में जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं लोग, उनके लिए, क्योंकि वो वहीं से खाना लेते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेज करवाते हैं, उनको खाना देते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ द सोशल प्रेस्टीज का भी इशू रह जाता है। आजकल आप देखते हो कि लोग बड़े बड़े घरों, फार्म हाउस बना रखे हैं वेल्थ के लिए, दिखाने के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारा फैक्टर है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट इज़ द यूजेज ऑफ लैंड। ठीक है ना, तो लैंड एरिया जो आपका बेसिकली यूटिलाइज़ हो रहा है, वो हमारा क्या है? लैंड एरिया जो बेसिकली यूटिलाइज हो रहा है दैट इज़ 1/5 ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस। टोटल जो हमारी अर्थ का सरफेस अगर 100% माने तो उसका जो ओनली 20% एरिया है वही हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है। जो हम रिक्वायरमेंट्स हैं मैंने अभी आपको बताई, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड में, पाउडर बनाने में, या ग्रेजिंग कराने में एनिमल्स को, या कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, या हम कहते हैं ना, भी मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ों का जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं, जो रॉ मटेरियल मिलता है, वो भी हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ से मिलता है। तो इस तरीके से हम एग्रो बेस्ड जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनमें अगर आप देखो बेसन बना रहे हैं या कुछ चना बना रहे हैं, जो आजकल आपको पता है बड़ी बड़ी जो फॉर्चून वगैरह इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, वो क्या करती हैं?
वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। उनमें अगर आप आटा ले रहे हो, दाल ले रहे हो, चावल ले रहे हो, बेसन ले रहे हो, या कोई भी आप अदर मतलब घर का खाना या राशन ले रहे हो, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। बिस्कुट्स बनाने हैं या अपने जो खाने के लिए टेबल्स हैं, चिप्स हैं, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से आ रहे हैं। देन उनके रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसा है, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन है, इसके ऊपर हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लाइमेट है जो ये बेसिक नेसेसिटी है। देन एग्रीकल्चरल ग्रोथ कैसी है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के ऊपर हम डेवलपमेंट पे हम बात करेंगे। देन लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन? बेसिकली जितना भी हमारा लैंड है वो नाउ-अ-डेज़ हम अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, पोल्यूटेड करते जा रहे हैं, डिग्रेड करते जा रहे हैं। लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन इज़ द वन ऑफ द रीज़न थ्रू विच वी कैन से दैट कि हम अपनी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी रूट्स को ख़त्म कर रहे हैं। बेसिकली जैसे पहले आपका हम जो लैंड था उसको मतलब धरती को माता मानते थे, पूजते थे, तो इट इज़ वन ऑफ द पंच तत्व वी हैव। तो वो 5 जो तत्व थे उसमें यूटिलाइज़ होता था। बट अब क्या है कि ये जो 5 तत्व हैं वो 5 तत्व मतलब यूटिलाइज़ नहीं हो रहे हैं। ये बेसिकली यूटिलाइज़ नहीं हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, लैंड को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। तो पोल्यूशन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 175 मिलियन हेक्टेयर का जो लैंड है वो हमने डिग्रेड कर दिया। वो कैसे डिग्रेड किया? डेजर्टिफिकेशन हो रही है। हमने क्या किया, कहीं पेड़ दिखे काट दिए, उनको लगाया नहीं दोबारा। हमने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। तो अब वो जो पेड़ था वहाँ पर वो क्या कर रहा था, सॉइल को बाइंड कर रहा था, सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट बना रखा था उसने। उसकी जो क्या कहते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर था, जो उसमें खाद्य पदार्थ होते थे जो उसके अंदर, वो उनको वो बांध के रखते थे। तो धीरे 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 जब वो सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए सारे के सारे, तो वो क्या हो गया, वो मिट्टी ख़राब हो गई, बंजर हो गई। तो इस तरीके से जो हमारा 175 मिलियन हेक्टेयर का जो लैंड है वो क्या हो गया, बंजर हो गया, डिग्रेड हो गया हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू। हमने क्या किया, अब हमें देखो पौधे चाहिए, पौधों से हम क्या करते हैं, हमें मतलब होता है तो आम खाना है तो आम का पौधा लगाएंगे, अमरूद खाना है तो अमरूद का लगाएंगे। हम उस तरीके से सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए पौधा लगाएं, वो नहीं सोचते हम। तो हमारे अंदर दिमाग में क्या रहता है कि हमें जो चीज़ चाहिए उसको लो और उसके बाद उसको ख़त्म कर दो। तो वैसे ही करते थे कई कई साइंटिस्ट, हमें आगे बताऊंगी, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या डेजर्टिफिकेशन है या वाटर लॉगिंग है। तो ऐसे करते करते वेरियस प्रोसेसेस से 175 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो डिग्रेड हो चुका है नाउ-अ-डेज़। और लैंड डिग्रेडेशन जो है उसका ही उसी की वजह से ज़्यादा सॉइल इरोजन भी हो रहा है। इट इज़ वन ऑफ द कोज ऑफ द सॉइल इरोजन का एक बहुत बड़ा कारण है बेटा। और इसके साथ साथ जो वाटर लॉगिंग है या जो सैलिनिटी है वो भी इसके अंदर इफ़ेक्ट कर रही है। अब मेजर चीज़ जो हमारे इम्पोर्टेंट उसमें आती है वो क्या है कि डिफॉरेस्टेशन। मैं अभी आपको बताती, पेड़ काट दिए, पेड़ों पे एनिमल रहते थे या कुछ थे जो ज़मीन में रह सकते थे, वो सब ख़त्म हो गए। तो धीरे धीरे इस तरीके से लैंड डिग्रेडेड हो गया। फिर एक्सपोनेंशियली जो हमारी ग्रोथ है, जो एक्सपोनेंशियल हमारी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, कंट्री की, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। वो किस लिए इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि हमने एज ए वोल इसको चेंज करना शुरू कर दिया। पॉपुलेशन की वजह से ही हमारा ज़्यादा लैंड डिग्रेड हुआ और चैलेंजेस मिले, क्लाइमेट चेंज हुआ और एग्रीकल्चर ख़त्म होती गई। क्योंकि एग्रीकल्चर आज के लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो एग्रीकल्चर लैंड में ही को घर बना लेते हैं, ढानियाँ बना लेते हैं। प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई और बहुत सारे जो पर कैपिटा जो हमारा लैंड है वो यूटिलाइज़ होने लगा, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो कम होने लगी। लैंड जो है वो मतलब अब जो है वो हम सोच समझ के यूज़ नहीं करते ना। तो पहले तो हम सोच समझ के यूज़ करते थे कि भी हाँ ये लैंड हमारे, अब क्या है, वो लैंड के टुकड़े होने लगे। जितना छोटे छोटे टुकड़े होते जाएंगे, वो फूड डिमांड के बढ़ते बढ़ते वैसे वैसे उसमें जो सिक्योरिटी थी लोगों को, वो सिक्योरिटी ख़त्म होती जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर रोल है। उसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन। मैं आपको बता रही थी कि हमारा लैंड जो है वो डिग्रेड हो गया। वो लैंड डिग्रेडेशन क्या है, बेसिकली जो हमारे लैंड जो है वो डिमांड जो होता है, अच्छा लैंड होता है, उसको बोलते हैं अरेबल लैंड, अरेबल ARABL, अरेबल लैंड। ठीक है, अरेबल लैंड जो है वो खाना प्रोड्यूस करता है, फाइबर प्रोड्यूस करता है, फ्यूल वुड प्रोड्यूस करता है। तो वो हमारा बढ़ना चाहिए, बट हमारी पॉपुलेशन के साथ जो अरेबल लैंड है वो क्या हो गया, कम होता गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अरेबल लैंड। ठीक है, अरेबल लैंड वो जो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, जिसमें पौधे उग सकते हैं, जिसमें खाना ग्रो कर सकते हैं, फ्यूल वुड बना सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, लोग बढ़े, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो हमारा जो अरेबल लैंड है वो उस पर प्रेशर पड़ा, वो कम होता गया। और 56% टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है उसका लैंड आज डिग्रेड हो चुका है, जो कि मैंने बताया था आपको 175 मिलियन के आसपास है। और कैनाल्स नहीं है, बंजर हो गई है ज़मीन, और
जहाँ पे है वहाँ पानी इतना मरने लग गया कि वाटर लॉगिंग कंडीशन होने लग गई है। और आपने कई बार देखा होगा कि आप क्या करते हो, इरीगेट करते हो। इरीगेट कैसे करते हो, जो हमारा ज़मीन के नीचे जो पानी होता है ग्राउंड वाटर, उससे हम इरीगेशन करते हैं बारी बारी, तो उसमें वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, तो सॉइल सलाइन हो जाती है। सलाइन मतलब अगर आप देखो वो सूखती है तो उस पर नमक की लेयर आ जाती है, सफ़ेद सफ़ेद सा रंग दिखता है। किसी ने देखा हो तो वो क्या है, बेसिकली वो सेलिनाइजेशन है। तो सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल इंक्रीज हो जाती है विद द इंडस्ट्रियल वेस्ट के बढ़ने से। और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कई बार लोग क्या करते हैं, फ्लाई ऐश डाल देते हैं ज़मीन पे, या प्रेशर मत डाल देते हैं, या बहुत सारे हैवी मेटल होते हैं, उसकी वजह से भी जब हम ज़मीन का पानी को दोबारा दोहन करते हैं तो वो हमारा क्या कर देता है, लैंड डिग्रेड कर देता है। सॉइल लेयर्स की बात करते हैं। मैं आपको बता रही थी कि अर्थ के ऊपर के पार्ट को हम सॉइल बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। तो टॉप सॉइल जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होते जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एनिमल्स एक बैलेंस बना के रखते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के ग्रोथ के अंदर बेटा। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया था नाइट्रोवेक्टर में, वो कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स या फॉस्फेट कंपाउंड्स को बना के रखता है, हेल्पफुल है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में। सेकेंड लेयर होती है बेटा सब सॉइल, पहली टॉप सॉइल, दूसरी सब सॉइल। सब सॉइल जो है वो वाटर कैचमेंट के लिए, यानी पानी को इकट्ठा करती है, जिसमें जो हम अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, जो हम भूमिगत जल यूज़ करते हैं, वो हमारा कहाँ से आता है, सब सॉइल से आता है। तीसरा जो है वो हमारी लास्ट लेयर होती है, जो हमारी जिसमें बड़े बड़े मतलब पहाड़ या रॉक्स होती हैं, और उसको हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो सबस्ट्रेटम जो है वहाँ पर वो हमारे मिनरल्स होते हैं, हमारी रॉक्स होती हैं, जो रॉक्स में मिनरल्स यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से अगर ध्यान से देखेंगे, सबसे ऊपर को देखो, सबसे ऊपर अगर आप ये ज़मीन देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं, तो देखो ज़मीन के ऊपर जो थोड़ी सी लेयर दिख रही है आपको, छोटी सी लेयर, उसको बोलते हैं ओ होराइज़न। ओ होराइज़न या फिर हम ह्यूमस बोलते हैं। देखो इसमें जड़ें दिखाई दे रही हैं आपको, है ना। तो ये ओ होराइज़न या ह्यूमस की जो लेयर है ये डार्क कलर की होती है। और ये जो लेयर होती है इसमें लिटर होता है, लीफ का जो ऊपर ऊपर जो लेयर होती है, सबसे जो ऊपर हमें दिखती है, उसमें पत्ते होते हैं ऊपर का। ठीक है, बहुत पत्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा पत्ते उसमें दिखाई देते हैं ये आपको। या उसमें जो डेड एंड डिकाइंग पार्ट होता है, या जो भी हमारा जो भी वेस्ट होता है वो हमारा इसी लेयर में होता है। पहले सिर्फ इसमें ही पत्ते होते थे, आजकल आप देखोगे लोग खा के अपने प्लास्टिक्स या पेपर कप्स या मूंगफली के छिलके या जो जो हमारा वेस्ट होता है वो हम सॉइल में इसी लेयर में डाल देते हैं। और वो जो लेयर होती है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है। इसी में क्या हो रहा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको यूटिलाइज़ करके क्या बनाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको यूटिलाइज़ करके क्या बनाता है, हाँ जी, किसी को पता हो, हाँ, वो बनाता है ह्यूमस, जो मैं बता रही हूँ, जो बहुत प्रोडक्टिव मटेरियल होता है ह्यूमस। ह्यूमस के बाद वो क्या, नीचे की जो लेयर आती है वो ए लेयर है। ठीक है, जो ए लेयर है ये टॉप सॉइल कहलाती है, और ये ए होराइज़न में आता है। ए होराइज़न हमारा जो होता है टॉप सॉइल को बोलते हैं हम। इसके अंदर क्या होता है, रंग जो मिट्टी का होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है, थोड़ी मिट्टी भारी हो जाती है, और इसमें पानी की जो कंसंट्रेशन होती है वो टॉप लेयर से, मतलब जो ऊपर मैं आपको कह रही हूँ ना पत्ते पत्ते होते हैं, उससे ज़्यादा होती है। हल्की सी पानी जो होती है वो ये एब्जॉर्ब करके रखती है। ठीक है, तो ये ऊपर की ओ से क्या बन रही है, ए बन रही है, मतलब ए से क्या बन रही है, धीरे धीरे ओ बन रही है। तो ये हमारी फर्टाइल लेयर है। टॉप सॉइल हमारी फर्टाइल सॉइल है, जिसको हम खोद के क्या डालते हैं, हम इसमें बीज डालते हैं और पौधे उगते हैं इस लेयर के अंदर। यहाँ पर हमारी जड़ें होती हैं पौधों की। ठीक है, तो ए वाली में देखो, आप देखो ए में जड़ें दिख रही हैं ना आपको, जड़ें नीचे की तरफ जाएंगी, फिर ई में जाएंगी, बी में जाएंगी, और इस तरीके से वो सब सॉइल में जाती हुई, जहाँ पर पानी होता है, क्ले होती है सब सॉइल में। मैंने आपको बताया टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, और आखिरी में सबस्ट्रेटम। सब सॉइल तक वो सारी रूट्स जाती हैं। और सब सॉइल में क्या क्या होता है, क्ले होती है, आयरन, एल्यूमिनियम या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है, तो आपको ए होराइज़न दिखाई दे रही है बहुत क्लियरली, देखो। ठीक है, ए होराइज़न के बाद छोटी सी लेयर आ रही है ई होराइज़न। ई को हम एलिवेशन लेयर भी बोलते हैं। एलिवेशन लेयर जो होती है ये, इसमें क्ले मटेरियल स्टार्ट शुरू हो जाता है, मतलब ये थोड़ी सी लेस ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, और इसमें रॉक्स के मटेरियल भी मिलते हैं, पत्थर भी मिलते हैं हमें, पत्थर या जो हमें स्टोन्स जो हम कहते हैं उनको हमें ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ तक हमारे को पानी का जो कोई हमें सोर्स नहीं दिखता। जो हमारा पानी का सोर्स होगा वो सब सॉइल में होगा, वो बी होराइज़न में मिलेगा। तो ए के बाद ई के बाद हमारा है बी होराइज़न। बी होराइज़न को हम सब सॉइल भी बोलते हैं। इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और उसमें होती है क्ले। जब आप देखो कभी ट्यूबवेल लगवाते हो या समरसीबल पंप लगवाते हो या कुएं खोदते हो, तो पानी इस लेयर में मिलता है सब सॉइल में, जिसको हम बी होराइज़न बोलते हैं। इसमें पत्थर वगैरह होते हैं, तो खुदाई के टाइम पे पत्थर या कुछ हमारे को मिट्टी क्ले निकलती है, तो इसका कलर और लाइट होता है। ठीक है, और पानी इसके अंदर भरपूर होता है।
सब सॉइल जो होती है उसमें मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं, तो जिस तरह का मेटल होगा उसी के बेस पे पानी का जो होता है टेस्ट होता है। आपको भी कई बार आपको पता है ना कि पानी मीठा होता है, कई बार पानी खारा होता है। जब पानी निकालते हैं तो जो मीठा पानी होगा उसमें क्या होगा, उसमें आयरन या दूसरे सोल्ट्स होंगे, कार्बोनेट के सोल्ट्स होंगे, तो पानी मीठा मिलेगा, जिसमें आपका क्या है कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या क्लोराइड या दूसरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलेंगे, तो वो पानी हार्ड होगा और वो पानी खारा होगा, ज़्यादा उसमें TDS होगी, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स उसमें ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो बी के बाद अगला होरिजन आता है सी होरिजन। सी होरिजन में लिटरली अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पहाड़ पर्वत ही दिख रहे हैं, और वो कलर देखो, मतलब मिट्टी के पार्टिकल कण कम हैं और छोटे छोटे जो रॉक्स हैं या चट्टानें हैं, मतलब दिखने में हमें छोटी लग रही हैं, वैसे ही अर्थ के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, और ये टूट टूट के क्या होती हैं, सी होरिजन बनाती है, जिसको रेगोलिथ बोलते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर से लिथ आया, रेगोलिथ यानी रगड़ के जो, या मतलब एक करोड़ होती हैं तो छोटी टूट जाती हैं, टूट टूट के वो थोड़ी ऊपर आ जाती हैं, हल्की होती है ना, तो थोड़ी सी बड़ी रॉक्स तो मतलब भारी होती हैं तो वो नीचे रह जाती हैं, उनको बेड रॉक बोलते हैं या आर होरिजन बोलते हैं। जो नीचे की लेयर होती है आर लेयर, उसी से वो जो टूटी टूटे पार्टिकल्स होते हैं, टूटी टूटी छोटी छोटी रॉक्स होती हैं, वो किस में आ जाती हैं, वो सी होराइजन में या रेगोलिथ में इकट्ठा हो जाती हैं। तो रेगोलिथ में आपको पहाड़ पर्वत दिख रहे हैं, और उसके बाद जो आर है वो हमारी बेड रॉक है। आर हमारी छोटी सी बेड रॉक है, मतलब इसके अंदर कुछ छोटी सी, मतलब दिखाने में दिखा रहे हैं कि इस तरीके से रॉक्स हैं, पर अदरवाइज़ वो हमारी क्या है, मतलब धरती के अंदर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ठीक है, जिसको इसमें डाउट हो बेटा वो एक बार मुझसे पूछ लेगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं दोबारा बता दूंगी आप लोगों को। तो ये आपको पता होनी चाहिए, और इस सॉइल की स्टडी को बोलते हैं हम पीडोलॉजी, और पीडोजेनेसिस क्या होती है, सॉइल की फॉर्मेशन। देखो, जो भूमि बनती है ना, सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है, मृदा बनती है, वो मृदा धीरे धीरे इन चट्टानों से घिस घिस कर बनती है, और चट्टानों से बनने पर हमारी जो मिट्टी है वो 1 सेंटीमीटर की मिट्टी 1000 साल से ज़्यादा में बनती है। इट्स नॉट ईजी टू मेक द सॉइल, सॉइल बनने में बहुत टाइम लगता है। तो सॉइल की जो लेयर्स हैं ना, यानी कि ज़मीन से शुरू होती हैं, इसमें प्रोसेस ये नहीं है कि ओ से पहले बनेगी, नहीं, आर पहले बनाएगा, आर से सी बनेगा, सी से फिर बी बनेगा, ई बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे उसमें बनती रहेगी, और जो ऑर्गेनिक लेयर होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो ओ लेयर होती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाता है। उसमें जो गाय का गोबर है, या जैसे जीवित जानवर हैं, या जो क्या करते हैं, केचुए वगैरह होते हैं या एनिमल्स होते हैं, जो अपना खा के जिनका वेस्ट होता है, वो ऑर्गेनिक रिच मटीरियल। ठीक है ना, ऑर्गेनिक रिच को हिंदी में हम मतलब ऑर्गेनिक रिच का मतलब ये समझ लो कि जिसमें हमारे डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स के लीव्स मैटर वो धीरे धीरे टूट जाते हैं, तो वो कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो को अच्छा बना देते हैं। तो इसीलिए जो टॉप सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। नीचे की जो लेयर्स होती है ना, EBC, ये फर्टाइल लेयर्स नहीं है। ठीक है, इनमें क्या होता है, हाँ इनमें रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, पानी भी है, बट वो उसको फर्टिलिटी कौन दे रहा है, ऑर्गेनिक मैटर दे रही है। ठीक है ना, तो वो ऑर्गेनिक मैटर से ही इसकी फर्टिलिटी होती है। फिर है फंक्शन ऑफ सॉइल। मैं आपको बता रही थी फंक्शन क्या क्या है। मिट्टी जो है वो हमारी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है न्यूट्रिएंट साइकिल में। अगर देखो न्यूट्रिएंट मिट्टी में होंगे तो वो मिट्टी से कहाँ जाएंगे, मिट्टी से बेटा पौधों में आएंगे, क्योंकि पौधे उसमें ग्रो करते हैं। फिर पौधों को या जीव जंतुओं को जो मिट्टी खाते हैं उन जीव जंतुओं में आ जाएंगे, फिर उन जीव जंतुओं को जो खाएंगे उनमें आ जाएंगे। तो एक तरह की फूड चेन होती है, फूड साइकिल होती है। आपको पता है कि जो किसी को फूड की फॉर्म में लेते हैं तो वो उसके थ्रू वो फूड क्या होता है, वो सर्कुलेट करता है, और उस साइकिल को बोलते हैं फूड साइकिल या फूड चेन या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, और वी कैन से दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के थ्रू हमारा क्या बढ़ता है, मतलब हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का मतलब रोल है उसके थ्रू हमारी मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जा रहे हैं पूरे प्लांट्स से एनिमल्स में, एनिमल्स से फिर दोबारा से क्या कहाँ जाएंगे, एयर में, वाटर में या सॉइल में ही आ जाएंगे। तो एक तरह की साइकिल है बेटा ये। देन ये हमारी सॉइल जो है वो बेसिस है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। बताया था ना मैंने कि इसी में सब कुछ होता है। वाटर सप्लाई होती है ज़मीन के अंदर। अगर ऊपर से बारिश नहीं बरसेगी या पानी नहीं होगा, किसी बार सूखा पड़ गया, बारिश नहीं आई, तो वहाँ पर वो कहाँ से जीवित रहते हैं, वो ज़मीन के अंदर के पानी से ही जीवित रहते हैं। तो जो ग्राउंड वाटर है उसको यूटिलाइज़ करते हैं, विच इज़ 35 to 40% मोर देन दैट ऑफ द सरफेस वाटर। वो सरफेस वाटर से 35 से 40 गुना ज़्यादा होता है बेटा। फिर है डिग्रेडेशन। मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, डिग्रेड करते रहते हैं, सॉइल को डिग्रेड करते रहते हैं, पोल्यूशन करते रहते हैं, है ना। तो अभी बता भी रही थी, तो उसको फिल्टर करता है और ग्राउंड वाटर में वो जाता है, बट फिर भी कुछ कंटेंट उसके अंदर रह जाते हैं।
तो इसीलिए ग्राउंड वाटर इज़ नॉट गुड सोर्स ऑफ वाटर ऑल्सो, मतलब वो भी पोल्यूटेड ही होता है कई बार, उसमें खारापन, नमक या जो उसमें टेस्ट आता है, या कई बीमारियाँ हो जाती हैं हाई लेवल में, उसमें फ्लोरीन हो जाता है या आर्सेनिक हो जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन प्रोडक्शन ऑफ द क्ले एंड फॉर ब्रिक्स, अब हमने देखा होगा ना, लोग ईंट के भट्टे लगाते हैं या बड़ी बड़ी ईंटें बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, या सीमेंट बना रहे हैं, या जो भी अंदर से ज़मीन से रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो क्ले जो होती है, क्ले को यूज़ करते हैं। सीमेंट में भी 35 to 40% तक क्ले होती है बेटा। उसके बाद है ये प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग्स के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद है बेटा सेलिनाइजेशन। सेलिनाइजेशन एक डिग्रेडेशन के अंदर ही आता है कि कैसे सेलिनाइजेशन हो रही है। नमक जो होता है ना, क्षारीयपन बोलते हैं इसको हिंदी में ना, ठीक है, क्षारीय तत्वाना। तो जो सेलिनाइजेशन है वो क्या होता है कि पानी जो होता है वो अपने अंदर सभी चीज़ों को घोल लेता है। तो वो पानी जब मिट्टी में मिलता है तो पानी के अंदर वो और मिट्टी के अंदर वो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, एक सोल्यूबल कंटेंट का मिश्रण बन जाता है। तो वो सोल्यूबल कंटेंट जब तक वाटर है तब तक तो वो पानी में रहेंगे, पर जैसे ही पानी उड़ गया, यानी जैसे कि सूखा पड़ गया या ह्यूमिडिटी कम हो गई, तो जैसे ही वो पानी उड़ा तो वो नमक क्या होगा, वो ऊपर से दिखने लग जाएगा। ज़्यादा नमक होगा तो ज़्यादा दिखाई देगा, और उससे जो मिट्टी है वो प्रभावित हो जाएगी, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, है ना, उसकी ड्रेनेज फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी, ठीक है, नमक ज़्यादा हो जाएगा तो। और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, नमक दिखने लग जाता है, और वो फिर जब हम उसमें पानी डालते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो उससे जो पौधे हैं वो मर जाते हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो मरना शुरू हो जाती है। तो प्रोडक्टिविटी, यानी कि हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। फिर है वाटर लॉगिंग, ये भी एक ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। जब हम इरिगेट कर रहे हैं ज़मीन को, हम सिंचाई कर रहे हैं, पर हमारे पास अच्छा पानी नहीं है, नहरी पानी नहीं है, हमारे पास कैसा पानी है, हार्ड वाटर है, क्षारीय वाटर है। उसको हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन के नीचे के पानी को से बारी बारी मिट्टी को हम क्या कर रहे हैं, इरीगेट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ वो हम इरीगेट करेंगे तो वहाँ वाटर इनबैलेंस हो जाएगा, नमक के होने की वजह से पानी वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। और पानी कहाँ इकट्ठा होगा, टॉप सॉइल में बेटा, अभी बता रही थी ना मैं आपको। वैसे पानी कहाँ होता है, हमेशा सब सॉइल में होता है ना। तो ओ के बाद ए और बी लेयर, जो ए और ई लेयर, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, राइज हो जाता है, और एनारोबिक कंडीशन के अंदर वो पानी नीचे नहीं जा पाता, और इसकी वजह से जो मिट्टी है उसके अंदर जो जीव जंतु हैं या जो जो जड़ें पैदा होंगी जो प्लांट्स की, वो सांस नहीं ले पाएंगी। वो चारों तरफ पानी होगा, पानी की वजह से वो हवा नहीं उसको पकड़ पाएगी, तो उसकी कमी की वजह से, एयर की कमी की वजह से वो मर जाते हैं पौधे, प्रोडक्टिविटी नहीं होती हमारी, जो सॉइल है वो प्रोडक्टिविटी उसकी ख़त्म हो जाती है। फिर डेजर्टिफिकेशन, जैसे आपको पता, मरुस्थलीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये प्रोसेस भी क्या होगी, जिसमें पोटेंशियल जो होता है, एरिड जोन, एरिड क्या होते हैं बेटा, गर्म इलाके होते हैं, सेमी एरिड जहाँ पर कम होता है। एरिड जोन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे आपके मरुस्थल आएंगे, और सेमी एरिड में क्या आएगा, जैसे गुड़गांवा है, रोहतक है, ये मतलब जहाँ पर ये बारिश से रिलेटेड होते हैं। फिर एरिड और नॉन एरिड, जिसमें 25 से लेकर 50 मिलीमीटर ऑफ HG तक बारिश होती है सालाना, वहाँ तो वो तो एरिड जोन हो गए। और उसके बाद 75 से लेकर 150 वाले सेमी एरिड जोन में आते हैं। 200 वाले ऊपर वाले भी ट्रॉपिकल टेम्परेट, वहाँ पे बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं। तो डेजर्टिफिकेशन में जहाँ बारिश पहले ही कम हो रही है और वहाँ पर हम क्या करें, सॉइल को ख़राब करना शुरू कर दें, ग्राउंड वाटर का ज़्यादा डिप्लीशन करना शुरू कर दें, सेलिनाइजेशन करने लग जाएं, तो उसकी वजह से भी डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाता है। जो हमारी मिट्टी है वो बंजर होती रहती है, रेतीली होती रहती है और ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इस मरुस्थलीकरण का भी हमारा जो एरिया है राजस्थान से, मतलब पहले तो सिर्फ राजस्थान था, अब जो हमारा हरियाणा है, पश्चिमी हरियाणा है, या इनमें भी क्या हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया है, मरुस्थलीकरण हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे भी डिग्रेडेशन बढ़ गई है फरीदाबाद में, और यहाँ पर अब वहाँ पे फसलें नहीं उगा सकते आप, तो वो एक तरीके से बंजर हो गया। नेक्स्ट द कॉजेज़ ऑफ डेजर्टिफिकेशन, क्या क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज़। नंबर 1 डिफॉरेस्टेशन, नंबर 2 ओवर ग्रेजिंग, और नंबर 3 माइनिंग एंड क्वेरिंग, एंड 4 इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। डिफॉरेस्टेशन पता है आपको, वनों की कटाई करते हैं ज़्यादा हम, अगर एनिमल्स की चराई करें, ओवर ग्रेजिंग करें, उसकी वजह से भी फॉडर के लिए या फ्यूल के लिए यूज़ करने की वजह से, उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है। देन माइनिंग करते हैं, उसकी वजह से भी हमारा, माइनिंग जगह पे क्या होता है, बारी बारी हमने मिनरल निकाला और वहाँ पे जो पेड़ थे जो ख़त्म कर दी, तो उसकी वजह से भी हमारा डेजर्टिफिकेशन हो गया। क्वेरिंग की वजह से वहाँ पे बारी बारी हम वहाँ पे सफाई करते हैं या उनको ठीक करते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक बहुत गंदी प्रैक्टिस है, जिसमें क्या करते हैं कि अच्छे वाली जगह पे जहाँ पर बड़े बड़े वन होते हैं या पहाड़ होते हैं, जो पहाड़ों पे वन होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ पर उनको यूज़ करते हैं, उनकी लकड़ी काटते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, और जलाने से सॉइल जो है वो डिग्रेड हो जाती है, पर्टिकुलरली जो हमारी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया की जो सॉइल होती है। और इसको हिंदी में आपने सुना भी होगा, 7th 8th 6th में आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसको झूम कृषि बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंग्लिश एंड झूम कृषि इन हिंदी, जिसमें क्या
क्या होता है, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, दे आर बेसिकली यूटिलाइजिंग द लैंड, they are utilizing the land for their needs. After completion of their needs they will just cut the forest and then go away, वहाँ से निकल जाते हैं। उसकी वजह से वो क्या होगा कि वो जो लैंड है वो हमारा डिग्रेड हो जाता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मतलब बंजर हो जाएगा। वहाँ पर आपने सब कुछ वैसे छोड़ दिया, पोल्यूशन करा, एक्टिविटीज़ की और चले गए अगले लैंड पे। तो उसके बाद डेजर्टिफिकेशन का कारण भी यही है, झूम कृषि है जो 10 से 25% इसमें ड्रॉप हो जाता है प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्टिविटी क्या होती है बेटा, जो हमारी फसलों की पैदावार होती है उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, कि हमारी कितनी उर्वरक क्षमता है, कितनी हमारी क्षमता है हमारी उसकी। तो जितने मोर देन 50% जो होते हैं वो डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो डिफॉरेस्टेशन है। फिर अगर हम गलीज बना रहे हैं, सैंड ड्यून्स बना रहे हैं, घर बना के छोड़ दिया हमने कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है, नमक की वजह से सैलिनाइजेशन हो जाती है। तो ये सारे जो कारण हैं ये होते हैं, और एक डोमिनो इफेक्ट होता है जिसमें ये भी डेजर्टिफिकेशन बढ़ाता है, जिसमें जहाँ पर रेत जो होती है उड़ उड़ के दूसरे इलाकों में जाती है, तो वहाँ की जो टॉप सोइल है उसमें जाकर जमा हो जाती है, जम जाती है। तो उसकी वजह से जो जानवर हैं या जो एनिमल मर जाते हैं और वहाँ पर रेत बढ़ने लग जाती है। तो डोमिनो इफेक्ट की वजह से भी डेजर्टिफिकेशन बढ़ रही है। सॉइल इरोजन क्या होता है कि टॉप फर्टाइल सॉइल का जो रिमूव होना हो, इसको सॉइल इरोजन बोलते हैं, जो यानी मृदा अपरदन बोलते हैं हिंदी में इसको। और ये धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है। ये किन से ख़त्म होती है, एयर से या वाटर से? ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्रेजिंग से भी, माइनिंग से भी हमारी ये हवा ख़त्म हो जाती है। और ये दो तरह के होते हैं, वाटर कोज या विंड कोज। ठीक है, देखो इस तरीके से, देखो पहले वाले फिगर में देखो, आपको देखो पहाड़ में बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं, हमने काट दिए। तो या तो इस तरीके से जो हमारे ये तीनों तरीके से जो हमारा क्या हो सकता है, मड फ्लो हो सकता है या हमारा पार्टीशन फ्लो हो सकता है। तो इस तीनों तरीके से हमारे चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड हो सकते हैं, हमारे डैम्स टूट सकते हैं, हमारी इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। तो मैन इंड्यूस लैंडस्लाइड की मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी अभी पीछे स्लाइड में, उसमें आपने देखा कि रेलवे ट्रैक बनाने की वजह से, रोड बनाने की वजह से, या हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से, या कोई रिजर्वायर की वजह से ये सब चीज़ें हमारी हो रही हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, और सिल उसके ऊपर भी वेजिटेशन कवर कम हो जाता है। अब है वाटर लॉगिंग सैलिनिटी है, मैं बता चुकी हूँ। पानी के अंदर बारी बारी अगर नमक ज़्यादा होगा, कुछ होगा, तो इरिगेशन करने से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो पानी होगा वो स्पेसेस में भर जाएगा, हवा ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स जो हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो सांस नहीं ले पाएंगी। पानी की ज़्यादा होने की वजह से वो मर जाएंगी ना। कॉन्टीन्यूस कॉलम बन जाएगा पानी का, तो चोआ हो जाता है, जैसे आपने देखा हो जींद वगैरह में, तो वो ऊपर इवन ब्रिक्स में भी चढ़ जाता है, तो सारा नमक वगैरह भी दिखने लग जाता है। जब वो निकल जाता है ना, पानी उड़ जाता है गर्मी में, तो वहाँ पे नमक रह जाता है, तो बड़ा हाई सोडियम क्वांटिटी होती है, और लैंड जो है वो ख़राब हो जाता है, वहाँ की मिट्टी ख़राब हो जाती है। अब वाटर इंड्यूस इरोजन की बात कर रहे हैं, पानी से जो इरोजन होता है वो 4 तरह का है। शीट, वैसे तो 3 तरह का है, ठीक है। ये गली इरोजन को ही हम स्लिप और स्टीम बैंक इरोजन बोलते हैं। शीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन। गली इरोजन में क्या होता है कि छोटे छोटे जो, जहाँ पर पानी की पहले से कोई नदी है या कुछ है, तो वहाँ पर आपके जो किनारे होते हैं वहाँ से स्लिप हो जाता है, वहाँ से पानी क्या, वहाँ से मिट्टी स्लिप हो जाती है और कटाव होना शुरू हो जाता है। और स्टीम बैंक इरोजन का मतलब क्या कि नदी के जो बैंक्स हैं वो कटने लग जाएं, उसको बोलते हैं स्टीम बैंक इरोजन। तो ये देखो पिक्चर, देखो ये रील इरोजन की है पिक्चर। रील इरोजन में ध्यान से देखो तो इस तरीके से पानी के बीच में छोटी छोटी लाइनें सी बन जाती हैं, इस तरीके से बीच बीच में लाइनें सी बन जाती हैं, तो ये रील इरोजन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एडवांस रील इरोजन हो जाए तो इस तरीके से दिखाई देगा आपको। उसमें थोड़ी थोड़ी थी, छोटी छोटी सी वो थी, पानी के अंदर हल्की हल्की दिख रही थी, इसमें देखो बिल्कुल पानी का दिखाई दे रहा है आपको, कि इसकी वजह से कैसे भूमि का कटाव हो गया। इसको शीट इरोजन भी बोलते हैं। शीट इरोजन में पूरी की पूरी जो ऊपर की लेयर होती है, शीट होती है, वो रिमूव हो जाती है, मिट्टी की लेयर ही रिमूव हो जाती है, तो शीट इरोजन कहते हैं उसको। विंड इरोजन, विंड इरोजन में देखो, विंड इरोजन आपने देखा होगा जिसमें हवा उड़ा के ले जाए मिट्टी के कणों को सरफेस से, तो उसको क्या बोलते हैं, विंड इरोजन। विंड पोटेंशियल हजार्ड है, ये 3 तरह का होता है, जिसमें सॉइल मूवमेंट्स होती हैं। मिट्टी कैसे मूव करती है, 3 तरीके से मूव करती है, सॉल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। सॉल्टेशन का मतलब क्या हुआ कि भारी जो मिट्टी के कण होते हैं वो उठाए, थोड़ी सी जगह पे ऊपर गए, 5-1 मीटर ऊपर गए, 3-4 मीटर ऊपर गए, फिर नीचे गिर गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गिर गए। सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में क्या रहता है कि वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, हवा के अंदर रहते हैं, और हवा के अंदर रहने की वजह से, हवा के अंदर रहने की वजह से वो कहीं पे भी जाके जब गिर जाएंगे तो वो मिट्टी को उठा के कहीं कई कई दूर तक ले जाते हैं, कई कई मतलब डिस्टेंस तक वो मूव करके ले जाते हैं मिट्टी को। और आखिरी में सरफेस क्रीप। क्रीप का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने एक मिट्टी के पार्टिकल को धक्का दिया, दूसरा मिट्टी का पार्टिकल उसके प्रेशर की वजह से आगे चला गया,
ठीक है। फिर दोबारा धक्का दिया, हवा जो है मतलब धक्का दे रही है, हवा किसको धक्का दे रही है, मिट्टी के पार्टिकल को, एक को धक्का दिया तो वो आगे गया, फिर दूसरे को भी उसने क्या कर दिया, आगे कर दिया। जैसे मान लो आप 4-5 लड़कियां एक लाइन में खड़ी हो, ठीक है, मैंने 5वीं लड़की को धक्का मारा तो 5वीं लड़की की वजह से चौथी, तीसरी, दूसरी सब आगे गई ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, क्रीप हो रही हैं, मूव हो रही हैं आगे आगे। तो उस तरीके से जो हवा है वो क्या कर रही है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को इफेक्ट करती हुई पूरी शीट को रिमूव कर देती है। तो इसको बोलते हैं सरफेस क्रीप। तो ये 3 तरह का आपका टाइप्स हैं कि किस तरीके से वो मूव करता है। फिर हमें सॉइल को बचाना है इरोजन से, तो हमारे पास हमें क्या क्या कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि टिलेज फार्मिंग करनी चाहिए, कंटूर फार्मिंग करनी चाहिए। कंटूर फार्मिंग में आप किस तरीके से आप अपनी बेल्ट्स बनाओ या किस तरीके से, ताकि हवा उसको इफेक्ट ना कर सके। टेरेसिंग होती है, टेरेसिंग बेटा माउंटेन्स पे होती है जहाँ पर हम सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, ठीक है बेटा, उसको टेरेसिंग बोलते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप्स में मतलब बीच बीच में जैसे आपकी सरफेस के बीच में आपने दूसरी खेती कर दी, एले क्रॉपिंग कर दी, या शेल्टर बेल्ट्स या विंड ब्रेक्स बना दी। तो ये देखो कंटूर फार्मिंग है, जैसे बीच में से उठा दी तो यहाँ तो पौधा लग गया, बीच में जगह खाली छोड़ दी। तो इस तरीके से इससे पानी भी वहाँ पे अच्छे से, इरिगेशन भी कम हो जाती है और जो सॉइल इरोजन है वो भी कम होता है। और स्ट्रिप क्रॉपिंग में ऐसे होता है कि जैसे मान लो 2 फसलें हैं तो बीच में स्ट्रिप्स की फॉर्म में लगा ली, एक फसल लगा दी फिर बीच में ऐसे लगा दी। तो इस तरीके से अल्टरनेट स्ट्रिप्स लगाने से, बीच में घास लगाने से हम रन ऑफ को, या जो हमारा पानी है या बहाव है जो उसको रोक सकते हैं, ताकि नाइट्रोजन भी फिक्स हो जाए। ऐसी कोई क्रॉप लगा दें जिसमें लेग्यूम्स लगा दें, यानी दालें लगा दें, तो वो भी हमारा इफेक्ट करती है। देन शेल्टर बेल्ट्स हैं बेटा, शेल्टर बेल्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, जो आप अगर ध्यान से देखें तो शेल्टर बेल्ट्स में बीच बीच में क्या बना रखे हैं, आपकी वेजिटेशन के लिए बड़ी बड़ी क्या बना रखे हैं, झाड़ियाँ लगा रखी हैं, ताकि वो मिट्टी को सस्पेंड होने से, जहाँ पे सस्पेंशन होती है वहाँ पे ये रोक देती हैं, वहीं पे इकट्ठा हो जाती है, मिट्टी आगे नहीं जा पाती। उसी तरीके से एले क्रॉपिंग में क्या होता है कि 2-3 फसलों को बीच में इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। जैसे एक फसल है दिख रही है, उसकी बीच में आपने क्या लगा दी, दूसरी फसल लगा दी, जैसे बीच में टर्मरिक लगा दी, हल्दी लगा दी, या वहाँ पर आपने एलोवेरा लगा दिया, या वहाँ पर आपने कोई जिंजर लगा दी, जो जो नीचे सरफेस पे उग रही हैं, वो एक छोटी एक बड़ी, एक तो बड़ी बड़ी हो, जैसे एक तरफ से आपने ग्रास लगा दी और बीच में आपने कोई छोटी छोटी क्रॉप्स लगा दी, वो एले क्रॉपिंग होती है। टेरेसिंग मैंने आपको बताया, सीढ़ीनुमा खेती, ये कहाँ पे की जाती है, ये पहाड़ों पे, पर्वतों की ढलानों में रन ऑफ से बचाने के लिए, ताकि एकदम से मिट्टी गिर के, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड दिखाई थी कि वो पूरा मड फ्लो हो गया या पहाड़ पत्थर गिरने लगे, वो ना हो। अच्छी रेनफॉल वाले एरिया में इस तरीके से किया जाता है ताकि खेती भी हो जाए और हमारा काम भी बन जाए। उसके बाद है ये क्वेश्चंस हैं आपके, लैंड इज़ कैपेबल ऑफ प्लॉइंग यूज्ड, जिससे हम प्लॉइंग कर सकते हैं, जिसमें हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, उस लैंड को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक लैंड, एरेबल लैंड, अनएरेबल लैंड और ड्राई लैंड। नाउ टेल मी द करेक्ट आंसर। अगर आप कमेंट्स में करेंगे तो उसमें भी बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, एरेबल लैंड। देन आउट ऑफ द टोटल लैंड एरिया, हम कितने हमारे पास लैंड एरिया जो डिग्रेडेशन हो चुका है, 150, बी 175, सी 200, डी 225 एंड करेक्ट आंसर इज बी। अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में क्या है, मास मूवमेंट ऑफ रॉक, मतलब जो हमारी, मैंने अभी दिखाया भी था आपको, एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें बहुत सारी जो रॉक्स थी या जो हमारे वो थे वो गिर गए, एकदम से गिर गए हिल से। तो उसको किस चीज़ का साइन है, लैंडस्लाइड्स का है या फ्लड्स का है या डिफॉरेस्टेशन का है या वेदरिंग का है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे। मुझे पता है इसका आंसर आपने देखा होगा, मैंने दिखाया है स्लाइड में आपको, ध्यान से अगर आपने देखी है तो इसका आंसर आपको मिलेगा, दैट इज़ ए। देन टेंथ में क्या है, हाउ मच टाइम इज़ टेकन टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। ये स्लाइड में नहीं था पर मैंने बताया था कि इसका आंसर क्या है, ए 10+ ईयर्स, बी 5 ईयर्स, सी 100 ऑफ ईयर्स एंड डी फ्यू मंथ्स। नाउ करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर या हंड्रेड्स ऑफ ईयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सॉइल इज़ फिट फॉर वेजिटेशन। कौन सा पार्ट जो है वो फिट फॉर वेजिटेशन है, जिसमें हम वेजिटेशन यानी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो ए इज़ सब सॉइल, बी इज़ टॉप सॉइल, सी वेदर्ड रॉक मटेरियल और डी क्ले सॉइल। करेक्ट आंसर आप बताएंगे इसमें क्या है, दैट इज़ बी, टॉप सॉइल। 13th का, अ कोलैप्स ऑफ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम माउंटेन्स इज कोल्ड एज। ये अभी देखो मैंने अभी आपको इसका आंसर भी बताया था, ए लैंडफॉर्म, बी लैंडस्लाइड, सी डिफॉरेस्टेशन और डी डिफॉर्मेशन, बी। नाउ 27, दिस इज द डैश इज द वेज ऑफ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ट्री कटिंग,
क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, कंटूर प्लेइंग और बिल्डिंग डैम्स। कौन से तरीके से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं? पेड़ों को काटने से, या हम पेड़ों को, फॉरेस्ट को क्लियर करने से एग्रीकल्चर के लिए, कंटूर प्लोइंग करने के लिए, मतलब बीच बीच में हम प्लो करें, बीच बीच में कुछ झाड़ियाँ वगैरह लगाएं, पौधे लगाएं, घास लगाएं, या बिल्डिंग डैम बनाने से। आंसर क्या है इसका? वेरी गुड, सी। थैंक यू। इफ़ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, कॉमेंट द थिंग्स। ओके बेटा।